नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हम एमसीक्यू सीरीज के साथ ही जो विभिन्न डिस्क्रिप्टिव क्लास है, विश्लेषणात्मक क्लास है, उन कक्षाओं को भी लेते जा रहे हैं, जिसमें कि अभी कहानियाँ और उसने कहा था कहानी उसमें हमने ली थी। इसके अलावा हमारी निबंध की भी 1-2 जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। आज हम इसी जो डिस्क्रिप्टिव क्लास है, विश्लेषणात्मक क्लास है, उस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो किया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप इस टॉपिक से समझ ही गए होंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रमुख ललित निबंध है। और हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से ही जो ललित निबंधों की जो परंपरा है वो सशक्त रूप में है, वो आगे बढ़ती है। एक तरीके से कहें तो हिंदी में जो ललित साहित्य के जो प्रतिमान है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही बनाए गए हैं। और उनके जो निबंधों में जो विशेषता देखने को मिलेगी वो ललित निबंधों में वो अलग ही है। और एक तरीके से उनके जो ललित निबंध है वो हिंदी में जो ललित साहित्य ललित निबंधों है उसकी प्रतिमान है। अब सवाल उठता है कि ये ललित निबंध है वो होते क्या हैं, क्योंकि इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने बोला था कि यदि जो गद्य है वो कवि या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। तो इस तरीके से जो निबंध का जो वो है महत्व है वो आपको नज़र देखने को मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध है गद्य की कसौटी है। भाषा की जो पूर्ण शक्ति का जो विकास है वो निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है उसमें जब वो निबंधों की चर्चा करते हैं, उसमें वो विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक या जो चिंतनात्मक जो निबंध है उनकी बात करते हैं। वो कहीं पर भी जो ललित निबंध है उनकी चर्चा नहीं करते हैं। एक तरीके से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने भाव या जो मनोविकार परक निबंध है वो लिखे, और साथ ही साथ जो साहित्य को जो आलोचनात्मक निबंध है वो भी लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अगर भाव या मनोविकार परक निबंध देखना है तो आप चिंतामणि में देखिए। चिंतामणि में जो उनका जो पहला भाग है उसमें टोटल जो निबंधों की संख्या है वो 17 है, जिसमें निबंध 1 से लेके जो 10 तक जो निबंध है वो भाव या मनोविकार की श्रेणी में आएंगे, जिसमें करुणा है, श्रद्धा और भक्ति है, ईर्ष्या है, बैर है इत्यादि है। और दूसरी तरफ 11 से 17 तक जो निबंध है उनके वो साहित्यिक या आलोचनात्मक जो निबंध है उसकी श्रृंखला में आते हैं। अब सवाल उठता है कि जो ललित निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से माने जाते हैं, और एक तरीके से उनके जो निबंध है वो ललित निबंधों के सहज रूप या प्रतिमान है। ललित निबंध जो होते हैं उनको पढ़ने से एक तरीके से जो कहानी जैसा आनंद है वो आपको मिलेगा। कोई भी ललित निबंध है तो आप उसके जो आवोस है उसमें एक तरीके से जो रस का है वो अलग ही अनुभव पाएंगे, और उसको पढ़ने से एक तरीके से जो कहानी जैसा आनंद है वो मिलता है। और साथ ही साथ इसकी जो शैली होती है वो काफ़ी सहज, सरल, अनौपचारिक और लालित्य से युक्त होने के साथ ही उसमें जो मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं और जो संस्कृति, भारतीय समाज और संस्कृति है उसका जो टोन है वो आपको ललित निबंधों में नजर आएगा। तो इस तरीके से जो ललित निबंध है उनको पढ़ने से कहानी जैसा आनंद आने के साथ ही उनकी जो शैली है उसमें लालित्य का सामंजस्य होने के साथ अतिरिक्त अलावा उसकी जो शैली है वो अनौपचारिक, सहज, सरल और लालित्य और जो सौंदर्य है उससे युक्त होती है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये ललित निबंधों की एक विशेषता रही है कि उन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न जो पहलुओं हैं उनको जो छूने का जो प्रयास है वो अपने ललित निबंध है उनमें किया। फिर चाहे उनका वो कुटज हो, देवदारू हो, अशोक के फूल हो, आम फिर बोरागय हो इत्यादि विभिन्न जो ललित निबंध हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपनी भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ ही भारतीय समाज एवं संस्कृति के जो विभिन्न पहलू हैं उनको छूने का जो प्रयास है वो किया, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। क्योंकि जो परंपरा को महत्व देने वाले प्रमुख जो कवि जो आलोचक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि वो एक हिंदी में एक महत्वपूर्ण आलोचक होने के साथ साथ ही ललित निबंधों के वो सशक्त हस्ताक्षर हैं। और उनकी आलोचनात्मक जो दृष्टि है वो आपको देखने को मिलेगी जब रामचंद्र शुक्ल से उनका कुछ मुद्दों पर टकराव नहीं बोलेंगे, उनको वो बोलते हैं विचारों की भिन्नता। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आदिकाल को है वो वीरगाथा काल नाम देते हैं। तो दूसरी तरफ जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो आदिकाल को आदिकाल नाम देते हैं। वो बोलते हैं कि आदिकाल में कोई भी प्रवृत्ति ऐसे उच्चतम रूप में नहीं नजर आई थी कि उस प्रवृत्ति के आधार पर जो आदिकाल का नाम किया जा सके। क्योंकि आदिकाल में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां थीं, विभिन्न प्रकार का साहित्य रचा जा रहा था। तो इस तरीके से इसका आदिकाल ही नाम सही है, क्योंकि आदिकाल से एक तरफ आदि का प्रारंभ होता है और दूसरी तरफ यहाँ से जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है उसका भी विकास होता है। और ये सर्वमान्य है कि आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है और यही नाम है वो सर्वमान्य है। दूसरी तरफ भक्तिकाल के उदय को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से उनके विचारों में भिन्नता है। क्योंकि भक्तिकाल का जो उदय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लाम से हताश और निराश जनता को
भक्ति का जो साधन है लगाने के अलावा क्या उपाय था उसके माध्यम के रूप में बोले। तो एक तरीके से जो भक्ति काल को उदय को वो इस्लाम का जो प्रभाव है उसके रूप में देखते हैं। तो दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद दूधी जी कहते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है आप उसे तत्कालीन परिस्थितियों में ना देखते हुए दक्षिण से जो भक्ति की जो परंपरा आ रही है उसके रूप में देखिए या परंपरा के रूप में। तो वो बोलते हैं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का जो भक्ति साहित्य उसका जो बारह आना है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता। ये बारह आना वाली जो बात है वो काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भक्ति साहित्य का बारह आना वो काफ़ी जैसा है वो वैसे ही अपने रूप में मौजूद होता। एक तीसरा उनका वो महत्वपूर्ण विवाद विचारों में भिन्नता नजर आती है, वो आती है कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कबीर की जो व्यक्तित्व है उसको तो महत्व की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो उनको साहित्यिक रचनाओं है उसकी श्रेणी में नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि कबीर में प्रतिभा तो उनकी प्रकरण थी, लेकिन रचनाएं हैं वो इतनी कृतित्व या साहित्यिक कोटि में नहीं उच्च रूप में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो कबीर पुस्तक लिखते हैं और वो वहाँ पर ना उनके केवल व्यक्तित्व बल्कि कृतित्व के रूप में है वो काफ़ी उनको उच्च कोटि का कवि है उसके रूप में स्वीकारते हैं। और वो उनको वाणी के डिक्टेटर हैं उनके रूप में परिभाषित भी करते हैं कि वो जो कबीर हैं वो वाणी के डिक्टेटर। उन्होंने जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया वैसा अन्य जो कवि हैं वो बहुत ही कवि हैं कम है वो कर पाए। तो इस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं एक महत्वपूर्ण आलोचक होने के साथ साथ हिंदी में जो ललित निबंध हैं उनकी परंपरा के हैं वो सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनके जो साहित्य के जो केंद्र में वो रहा मनुष्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी बोलते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। और उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण ही निबंध है वो है कि साहित्य का जो लक्ष्य है वो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो इस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो उनके जो साहित्य है उसमें ना केवल भारतीय समाज और संस्कृति परंपरा का महत्व होने के साथ ही वो साहित्य के केंद्र में वो किसको रखते हैं, वो रखते हैं मानव। और ये जो इसी तरीके से जो नाखून के बढ़ते निबंध है उसमें भी इन सभी जो विचारों की जो खासियत है वो आपको नजर आएगी। तो नाखून क्यों बढ़ते ये जो निबंध है हमारा जो निबंध है उसमें जो लगा हुआ है, तो ये जो निबंध है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये जो निबंध है तो वो बोलते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और वो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का हूँ वो पक्षपाती हूँ। तो इस निबंध में वो बोलते हैं और एक कई बार जो पंक्ति है वो PYQ है उसमें आ भी चुकी है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन है वो किसका है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है वहां से लिया गया है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो बागजाल मनुष्य को दुर्गति हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कितनी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य मनुष्य ही साहित्य का जो लक्ष्य निबंध है उसमें बोली है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो बागजाल मनुष्य को दुर्गति हीनता और परामुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अगर हला जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि आचार्य रामचंद्र तिवारी है जो उनका हिंदी का जो गद्य साहित्य पुस्तक है उसमें वो बोलते हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनकी ये खासियत रही है कि वो भारतीय समाज एवं संस्कृति के किसी पेड़ पौधे या पशु को लेकर है वो विचारों की जो तेजस्विता है वो प्रदान करते हैं और उनकी जो शैली है वो काफ़ी लालित्यपूर्ण है, उससे युक्त है। जब भी हम कोई भी लेखक या कवि पढ़ते हैं तो उसके बारे में विभिन्न आलोचकों ने क्या बातें बोली हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और गद्य के संदर्भ में रामचंद्र तिवारी के जो कथन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रश्न वो बनते हैं वो आलोचकों के बनने के साथ ही जो कवि और आलोचकों हैं उस पर विभिन्न आलोचकों ने क्या कहा है उससे हमारे प्रश्न है वो बनते हैं। तो रामचंद्र तिवारी ने हिंदी का जो गद्य साहित्य है उसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में बोला है। आपके निबंधों की आधार भूमि भारतीय संस्कृति है। जैसे कि मैंने चर्चा भी की थी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है वो भारतीय समाज एवं संस्कृति से उद्धृत है। फिर चाहे वह अशोक के फूल हो, कोटा जो हो, आम फिर बौर आ गए हैं वो हो, या फिर देवदारू हो, तो आपके निबंधों की आधार भूमि भारतीय संस्कृति है। किसी भी पुष्प, उदाहरण के तौर पर अशोक के फूल, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर
एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। आपकी दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू है, जिसकी जानकारी समस्या के उचित समाधान के लिए आवश्यक है। आपके श्रेष्ठ निबंधों में जो आत्मव्यंजना का जो तत्व है, वो प्रधान है। तो जो रामचंद्र तिवारी हैं, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखते हैं हिंदी का गद्य साहित्य पुस्तक में। आपके निबंधों की आधारभूमि आपके निबंधों की आधारभूमि भारतीय संस्कृति है। किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। आपकी दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू है, जिसकी जानकारी समस्या के उचित समाधान के लिए आवश्यक है। आपके श्रेष्ठ निबंधों में जो आत्मव्यंजना का जो तत्व है, वो प्रधान है। फिर उसके बाद इसी पुस्तक में वो आगे बोलते हैं, आपके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक आपके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, कथात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी शैली तत्व मिल जाती है। इनके अतिरिक्त भाषण शैली की प्रवाहमयता, उद्धरण बहुलता, आत्मीयता एवं सजीवता भी आपके निबंधों की रमणीयता के प्रमुख कारण है। आपके चिंतन का जो केंद्रीय मनुष्य है, वो मनुष्य है। आपके चिंतन का केंद्रीय वैसे मनुष्य है। मनुष्य की जय यात्रा पर आपका अखंड विश्वास है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा समस्त कला साधना मनुष्य की जय यात्रा के विजय उद्घोष हैं। अपरिमेय जिजीवसा से प्रेरित मनुष्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंधों की खासियत है कि वहां पर कहीं पर भी मनुष्य के जीवन में जो निराशा और जो हताशा है, वो आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि एक तरह की जो मनुष्य की जो जिजीवसा है, उत्साह है, उसकी जो निरंतर जो आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है, उनकी विशेषता है। एक बार हम फिर से उसको रिवीजन करते हैं। रामचंद्र तिवारी ने हिंदी के गद्य साहित्य में बोला है, आपके निबंधों की आधारभूमि भारतीय संस्कृति है। किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। आपकी दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू है, जिसकी जानकारी समस्या के उच्च समाधान के लिए आवश्यक है। आपके श्रेष्ठ निबंधों में आत्मव्यंजना का जो तत्व है, वो प्रधान है। फिर उसके बाद बोलते हैं, आपके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, कथात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी शैली तत्व मिल जाते हैं। इनके अतिरिक्त भाषण शैली की प्रभामयता, उद्धरण बहुलता, आत्मीयता एवं सजीवता भी आपके निबंधों की रमणीयता के प्रमुख कारण है। आपके चिंतन का केंद्रीय विषय मनुष्य है। मनुष्य की जय यात्रा पर आपका अखंड विश्वास है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा समस्त कला साधनाएं मनुष्य की जय यात्रा के विजय उद्घोष है। अपरिमेय जिजीवसा से प्रेरित मनुष्य जो निरंतर है, वो आगे बढ़ रहा है। तो ये रामचंद्र तिवारी ने जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंधों के बारे में बोला, वो बोध है। फिर आगे बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बोली है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक में, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में। तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, वो हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में बोलते हैं कि एक तरफ विचारों की तेजस्विता और दूसरी तरफ कथन का लालित्य, इन दोनों का जो अपूर्व सामंजस्य है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में मिलता है। जैसे कि जो कबीर और जो रविंद्रनाथ है, वो जैसे एक जगह पर मिल गए हो, तो दूसरी तरफ व्यापक मानवतावादी दृष्टि और एक गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंधों में देखने को मिलती है। तो आचार्य जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में जो महत्वपूर्ण बातें बोली हैं कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और एक गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा द्विवेदी जी के निबंधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो कोटेशन है, वो कई बार है, वो एग्जाम में आया हुआ है कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा है, वो किसके निबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता है? वो रामस्वरूप चतुर्वेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता है। और एक तरफ विचारों की तेजस्विता, दूसरी तरफ कथन का लालित्य, जैसे कि कबीर और रविंद्रनाथ हैं, वो एक जगह पर मिल गए हो। तो आगे जो स्लाइड है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, उन्होंने अपनी पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उस पुस्तक में
द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता है उसका उल्लेख किया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें बोलते हैं कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और एक गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा। गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा, एक व्यापक मानवतावादी दृष्टि और एक गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता है, जो उनकी गहरी और पैनी विनोद वृत्ति के सहयोग में और चमक उठती है। एक और विचारों की तेजस्विता, दूसरी ओर कथन लालित्य। इनका अपूर्व सामंजस्य लेखक के निबंधों में मिलता है, जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ एक स्थान पर मिल जाएं। ये जो कोटेशन है आपको याद रखना और अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एक कोटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी कई एग्जाम है उसमें जो कोटेशन है वो पूछा गया है कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा वो किसके निबंधों की विशेषता है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंधों की विशेषता है। एक तरफ विचारों की तेजस्विता और दूसरी तरफ कथन का लालित्य, जैसे कि कबीर और रविन्द्रनाथ है वो एक स्थान पर मिल जाए। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, और बुक का नाम है जो उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास की, वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस जो निबंध है इसकी जो संवेदना है या जो कथा वस्तु है वो क्या है, तो ये जो निबंध है इसके माध्यम से नाखून क्यों बढ़ती हैं, ये जो ललित निबंध है उसकी श्रेणी में आता है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि जो ललित निबंध है उनमें एक तरफ तो जो लालित्य है वो नजर आएगा, तो दूसरी तरफ भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति जो सम्मान के साथ ही उसकी जो शैली है वो काफ़ी अनौपचारिक, सहज, सरल एवं जो जीवंत है वो होती है। तो जो नाखून के वर्त निबंध है इसके माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो मनुष्य की जो है जो मानव की जो जीवन यात्रा है उसको बतलाया है कि मनुष्य का जो जीवन है और जो जीवन यात्रा है वो किस प्रकार से रही है। एक समय था जब मनुष्य है वो वन मनुष्य था, वो जंगलों में रहता था, और जो नाखून है उसके लिए वो काफ़ी उपयोगी थे। वो नाखूनों के माध्यम से वो शिकार वगैरह जो अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया तो उसने जो हथियार है वो बनाना प्रारंभ कर दिए। तो इस तरीके से हमारे जो पहले जो नाखून थे वो एक तरीके से जो हथियार है उसका काम करते थे। फिर उसने पहले जो सर्वप्रथम वो हड्डी है उसके हथियार बनाए, फिर उसने जो धातु है उसके हथियार बनाए, धातु के अलावा फिर उसने बनाए लोहे के हथियार। और जिनके पास जो लोहे के जो हथियार थे वही अपना जो संघर्ष है जब मनुष्यों के बीच में संघर्ष हुआ तो उसमें वो विजय हुए। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि हथियारों का वो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो लोहे की जो जितनी भी अस्त्र जिनके पास थे वो सभी विजय हुए। तो इस तरीके से पहले हड्डी के, फिर धातु के, और फिर जो लोहे के जो संघर्ष है वो बने। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। एक तरफ तो उसमें जो पशुता है और बर्बरता है उसके भी चिन्ह नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ उनमें से जो मुक्ति का जो प्रयास है वो नजर आता है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो निबंध है या उनकी जो दृष्टि है उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ उन्हीं मानव है उनको महत्व देती हैं जिनमें मानवीय और जो सामाजिक नैतिक मूल्य हैं से वो संपृक्त हों, और इसके अलावा वो समाज और संस्कृति के प्रति काफ़ी महत्व रखती हैं और समाज को जो निरंतर जो आगे बढ़ाने का जो प्रयास है उसमें संघर्षरत हो। इसलिए वो उसमें कालिदास हैं और महात्मा गांधी हैं, उनका भी जो उल्लेख है वो उसमें करते हैं। फिर वो एक तरफ बताते हैं कि हमारी जो सभ्यता है उसने इतनी तरह की जो भौतिक उन्नति वगैरह वो की हैं, लेकिन वो एक तरीके से वो बेकार है, वो सिद्ध हुई। इस तरीके से वो बोलते हैं कि हमें बाहर की नहीं जो भीतर की तरफ है वो देखना चाहिए। तो इस तरीके से वो मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है वो उसको जो लेने का वो प्रयास करते हैं। एक तरफ वो मनुष्य की जो पशु जो बर्बरता है उसकी जो चिन्ह है वो हिरोशिमा और जो नागासाकी में जो परमाणु बम की जो घटना हुई थी उसके माध्यम से बतलाते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले जो हिरोशिमा और नागासाकी की जो घटना हुई थी उसमें वहाँ पर जो मनुष्य की जो पशुता और बर्बरता की जो चिन्ह है वो वहाँ पर अब आपको देखने के मिलेंगे। फिर इसके साथ ही इस जो निबंध में जो अन्य थीम आती है वो आती है मनुष्य की जो सजने और संवरने की जो प्रवृत्ति रही है, या जो नाखूनों को जो संवारने को जो प्रवृत्ति रही है वो आता है। और फिर अंत में एक इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, वो बताते हैं कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का जो मूल लक्ष्य है वो क्या रहा है या उसकी जो परंपरा वो क्या रही है। तो वो बताते हैं कि जो भारत जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी में एक शब्द चलता है, वो चलता है इंडिपेंडेंस। तो वो बोलते हैं कि हमने जो इंडिपेंडेंस शब्द है उसका जो हिंदी भावार्थ है वो अनिश्चितता ना करके स्वतंत्रता लिया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे जितने भी प्रकार के जो वो हैं उसमें स्व है वो महत्वपूर्ण रहा है। फिर चाहे वो स्वाधीनता हो, स्वतंत्रता हो, और एक तरीके से ये हमारा प्रकार का जो जितना जो बंधन है वो हमारे खुद के द्वारा अपना बनाया गया है।
और ये हमारी भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि जो हमारे जो बंधन है वो स्वयं के द्वारा रहे। वो बोलते हैं कि जितने भी प्रकार के शब्द हैं उनमें स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र वो आते हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंस शब्द की तुलना में हमारे जो भारतीय समाज एवं संस्कृति के जो मूल गुण है वो स्वतंत्रता या स्वाधीनता रहे हैं। और हमने ये जो बंधन है वो खुद के द्वारा ही बनाए और खुद पर ही लगाए, जो कि हमारी भारतीय समाज एवं संस्कृति की है वो एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो रही है। तो एक तरीके से ओवरऑल ये जो पूरा जो निबंध है उसकी जो थीम है, एक तरफ उसमें मनुष्य, उसमें पशुता और बर्बरता है, तो दूसरी तरफ उसमें मुक्ति का प्रयास भी है। पशुता और बर्बरता है उसकी वो दिख नजर आएगी जब उसमें हिरोशिमा और नागासाकी है या मनुष्य का जो संघर्ष रहा है उसमें नजर आएगी। तो दूसरी तरफ एक ऐसे मनुष्य भी है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य है उनसे संपर्क रहे और मनुष्य को जो निरंतरता आगे है वो बढ़ाने में रहे हैं, तो उनका वो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषता भी बताती है वो स्वाधीनता शब्द को लेकर। तो ये जो ओवरऑल है जो उसकी जो थीम है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की। फिर इसके बाद जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो कवि या जो लेखक है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो कवि और जो लेखक का जो दृष्टिकोण है वो ओवरऑल कैसा रहा है। तो हमने सबसे पहले जो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का जो कवि और जो दृष्टिकोण है, जो लेखक की दृष्टिकोण है उसको जानने का प्रयास किया। फिर ये जो निबंध है वो किसकी श्रेणी में आता है, ललित निबंध, तो हमने ललित निबंधों की चर्चा की। फिर आता है कि जो कवि और लेखक के बारे में विभिन्न आलोचक और जो समीक्षक हैं उन्होंने क्या कथन बोला है, तो रामचंद्र तिवारी और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो कथन है उनके बारे में चर्चा की। फिर आती है जो निबंध की जो कथा वस्तु है, जो गद्य है, शैली है वो किस प्रकार की रही है उसकी हमने चर्चा की क्या है। और फिर अंत में आता है वो आते हैं प्रमुख उद्धरण, क्योंकि यूजीसी नेट में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं तो वहां से प्रश्न बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहानियां निबंधों में वो आती है कथनों से, कि ये जो कथन है वो कहाँ से लिया गया है और कितना लिया गया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण जो कथन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी के सभी मैंने यहाँ पर स्लाइड में वो ले लिए। और इसके बाहर जो कथन है वो बिल्कुल भी जाएंगे नहीं, क्यों अगर आएंगे तो इसी स्लाइड में से आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो हम जो प्रमुख उद्धरण है उनकी चर्चा करती हैं। प्रमुख उद्धरण है वो है सबसे पहले इस जो निबंध की जो शुरुआत है वो एक जिज्ञासा है उससे होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक बच्ची है वो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से पूछती है कि जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं। तो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी वो सोच में पड़ जाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तो कभी हमने प्रश्न वो सोचा ही नहीं है। तो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। फिर आगे है, फिर वो बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो कुछ ही लाख वर्षों पहले वो किस प्रकार जो बर्बरता जो वनमानुष का जो जीवन है वो गुजार रहा था। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो वो बोलते हैं कि जो नाखून है वो कितने बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में भाई उसके अस्त्र थे। वो बोलते हैं कि दांत भी थे, लेकिन दांतों का जो स्थान है वो किसके बाद आता है, वो नाखून हो गए। तो वो बोलते हैं कि दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका जो स्थान है वो था। फिर उसके बाद नेक्स्ट उद्धरण में है, फिर जो मनुष्य है जब उसने वो धीरे धीरे जब नाखून का कम उपयोग करने लगा तो उसने अस्त्र बनाए। तो उसने सर्वप्रथम किसके अस्त्र बनाए, उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने जो हथियार वो बनाना स्टार्ट किए तो उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत तो सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। फिर मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने फिर धातु के भी हथियार बनाए। पहले उसने हड्डी के हथियार बनाए, फिर उसने धातु के भी हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र थे और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी क्योंकि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। इस तरीके से जो लोहे के जो अस्त्र है उनका महत्व वो बतलाती हैं। और एक तरीके से जो साहित्य में जो लोह क्रांति है उसने मानवीय सभ्यता और मानवीय जीवन है वो किस प्रकार से परिवर्तित किया उसकी वो झलक वो बतलाते हैं कि हड्डी और धातु के हथियारों नहीं, लेकिन जो धातु के जो हथियार है, जो लोहे के जो अस्त्र है, उन्होंने किस तरीके से परिवर्तन किया। उसने धातु के हथियार बनाए,
जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी क्योंकि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। फिर असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। वो बोलते हैं कि असुर हैं, उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे और शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थीं। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता। तो वो बोलते हैं कि जो आर्यों की जो विजय का जो कारण है वो क्या रहा है, एक तो उनका जो लोहे है वो अस्त्र थे, और दूसरी तरफ जो घोड़े हैं, इन दोनों के कारण जो आर्य हैं वो विजय हुए, और फिर जो इतिहास है वो अपनी गति से आगे बढ़ता गया। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के तुम वही लाखों वर्ष पहले के नक दंता लंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। फिर वो फिर से याद दिला देते हैं कि हमारी जो मानवीय सभ्यता है उसने भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले की नक दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने चरने वाले। फिर है, लेकिन यह कैसे कहूं कि नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि हमारी जो सभ्यता है भले ही उसने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन मनुष्य की जो बर्बरता है वो बढ़ने की घटने की जगह बढ़ी ही है। वो बोलते हैं कि मनुष्य की बर्बरता है वो घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ, यह तो उसकी नवीन रूप है। मैं मारा के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, जो उसकी भयंकर पाशावी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना ही नहीं जानती। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो मनुष्य की जो पशुता और बर्बरता है वो उसकी जन्मजात या जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, आप उस चाहे कितना भी काट दो लेकिन वो मरना नहीं जानती। फिर वो अभी यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें किस कांड है उसकी बात हुई है। तो उसमें जो हिरोशिमा का जो हत्याकांड है उसकी चर्चा हुई है। उसमें आपको कई प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें जो हिरोशिमा की जो हत्याकांड है उसकी चर्चा हुई है कि लेकिन यह कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, भय तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसकी नवीन रूप है। मैं मारा के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, ये उसकी भयंकर पाशवी प्रतीक के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। फिर वो बोलते हैं कि जो वात्सायन के जो कामसूत्र है उससे पता चलता है कि जो किस किस क्षेत्र के लोग हैं वो छोटे नाखून रखते थे और किस क्षेत्र के लोग हैं वो बड़े नाखून रखते थे। तो वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके नाखून काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतो। त्रिकोण, ये याद रखने वाली बात है, यहां से प्रश्न आ सकता है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतो। ये भी पूछा जा सकता है किसमें चर्चा हुई है, तो वो चर्चा हुई है वात्सायन के काम सूत्र में। तो वात्सायन के जो काम सूत्र है उससे पता चलता है, वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसके उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दोनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम के आया करते थे। गौड़ देश के लोग गौड़ देश के लोग हैं वो बड़े नाखून रखेंगे। गौड़ देश के लोग उन दोनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य जो लोग हैं वो छोटे छोटे नखों को। तो वात्सायन के जो कामसूत्र है उससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का जो भारतवासी है वो नाखूनों को जम के संवारता था। उनकी नाखून काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंत आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दोनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। तो त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंत।
फिर है गौड़ देश के लोग उन दोनों बड़े बड़े नाखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग है वो छोटे छोटे नाखों को। फिर उसके बाद है मानव शरीर का अध्ययन करने वाले, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य जो सहज वृत्तियां हैं वो रह गई हैं। तो मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों। फिर उसके बाद नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा और दांत का दोबारा उठना तीसरा है। तो वो तीन प्रकार की जो चर्चा है वो उसमें करते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां वो रह गई हैं। वो बोलते हैं कि नाखूनों का बढ़ना है वो उसमें से एक है, नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा और दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। और असल में सहजाद वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण है वो मिलते हैं। तो वो जो चार जो सहजाद जो वृत्तियां जो अनजान वृत्तियां हैं उसकी वो चर्चा बोलती हैं। नाखूनों का बढ़ना उसमें पहला है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है और पलकों का गिरना चौथा है। तो मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव क्षेत्र की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई। ये जो लाइन है उस पर विशेष फोकस करने का कारण ये है क्योंकि यहीं से जो यूजीसी नेट जब डेप्थ में क्वेश्चन बनाता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाता है कि गौड़ देश के लोग उन दोनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को। तो इसमें वो टॉपिक है दोनों को अदला बदली है वो कर देंगे। फिर वो किससे पता चलता है, वो बादशाह के कामसूत्र से पता चलता है कि और उनका आकार अब कैसा रहता था, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और धनतुल। फिर मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य जो सहज वृत्तियां हैं वो रह गई हैं। फिर वो बोलते हैं कि नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांतों का दोबारा उठना तीसरा है और पलकों का गिरना है वो चौथा है। और असल में सहजाद वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट है नक बढ़ा लेने की सहजाद वृत्ति है वह उसकी जो पशुत्व का परिणाम है और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो इस तरीके से जो पशुता और जो मनुष्यता का जो द्वंद्व है वो उसकी चर्चा करते हैं। ये मनुष्य में जो पशुता और जो मनुष्यता वो साथ साथ चलती है और मनुष्य की ये स्वाभाविक वृत्ति है कि वो अपने जो पशुता और बर्बरता है उसको हावी ना होने दे। यदि भी पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधनी है। वो बोलते हैं कि जितने भी हम जो अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं वो मनुष्यता और मनुष्य के लिए जो है वो संकट है। नख बढ़ा लेने की जो सहजाद वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यदि भी पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य की वो क्या है वो विरोधनी है। फिर बोलते हैं जो भारतीय समाज और संस्कृति है उसको जो महत्व है उसको वो प्रतिपादित करते हैं कि जो हमारे जो शब्दों का जो चयन है वो कितना रहा है और भारतीय समाज और संस्कृति की जो क्या है वो मूल विशेषता रही है। वो बतलाते हैं कि भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी की इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो एक तरीके से जो भारत है और जो पश्चिम है या जो यूरोपीय क्षेत्र है उसकी जो तुलना है वो यहाँ पर की जा रही है कि भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी की इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र वो किसकी चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्वाधीनता दिवस की। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता जो शब्द है वो काफी व्यापक है, वो है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो वो उसे बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो वो यहाँ पर जो शब्द है इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, अनधीनता, जितने भी प्रकार के जो शब्द हैं वो उनकी जो चर्चा है वो यहाँ पर है वो
करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस जो शब्द का समानार्थक शब्द है वो नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रही थी, देसी भाषा के पत्र वो स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रही थी। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। क्या यह संयोग की बात है कि हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोलती हैं। क्या यह है संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी जो भाषा है उसके द्वारा जो प्रकट है वो होती रही? तो वो बोलते हैं आगे चल के, क्या यह संयोग की बात है या हमारी समूचे परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? भारतीय चित्त जो आज भी अनदीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को वो आसानी से नहीं छोड़ सकता। वो बोलते हैं कि जो भारतीय समाज और संस्कृति है वो स्वाधीनता है, उसकी जो दीर्घकालीन जो संस्कार हैं या उसकी जो परंपरा चल रही है उसकी जो मूल है, उसके जो मूल है उसी में ही जो स्वाधीनता जो शब्द है वो रहा और उसको वो कभी भी छोड़ नहीं सकती। तो भारतीय चित्त जो आज भी अनदीनता के रूप में ना सोचकर स्वदीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। फिर आगे के क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसे तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुरानों का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं पुरानी बातों को अपनाना चाहिए जो तर्क सम्मत हो, वर्तमान समय के अनुकूल हो। और जितनी भी पुरानी बातें हैं वो सभी की सभी अच्छी नहीं होती हैं, और जितनी भी पुरानी बातें हैं वो सभी की सभी वो खराब नहीं होती। वर्तमान समय उसकी कसौटी पे अगर वो चीज़ें तार्किक रूप से है तो उनको हमें स्वीकार कर सकते हैं। भारतीय चित्त जो भी आज भी अनदीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे जो दीर्घकालीन जो संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। फिर है वो बोलते हैं, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो कालिदास की वो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर वो कालिदास का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कथन है उसकी चर्चा है वो करते हैं। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। फिर है वो जो भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसकी चर्चा है वो इस जो पंक्तियां उनमें करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भारत की जो सामाजिक संस्कृति है या जो सामंजस्यवादी जो प्रवृत्ति है उसकी चर्चा वो इन पंक्तियों में की गई है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। तो जो भारतीय समाज और संस्कृति की जो कितनी महत्वपूर्ण जो दीर्घकालीन परंपरा है उसकी चर्चा वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर करते हैं कि जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्ण और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है,
भाई अपने को अपने बंधनों से ही अपने को बांधना। फिर है मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, एवं वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। कितनी महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने। धर्म है महाभारत में इसलिए निर्वीर भाव सत्य और अक्रोध को सब वर्णों के जो सामान्य धर्म है वो कहा गया। यहाँ पर वो किस धर्म ग्रंथ की चर्चा करते हैं वो है महाभारत की। तो इस तरीके से जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह ये अपने ही धर्म के बंधन है उससे बंधना। फिर आगे वो बोलते हैं कि जो कोई भी मनुष्य है वो अगर गलत आचरण करता है या मिथ्या आचरण करता है या वो जल्दी क्रोधित वगैरह हो जाता है, उससे जो मानवीय जो सभ्यता है उसमें अच्छा आचरण है, अच्छा जो स्थान है वो नहीं दिया जाता है। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझा जाता है, एवं वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वीर भाव सत्य और आक्रोध को सब वर्णों का जो सामान्य धर्म है वो कहा गया है। फिर आगे वो बोलते हैं कि जो मनुष्य है उसको वो सुख है वो किस तरीके से मिलेगा। हम अपनी जो मानवीय सभ्यता है उसमें इतनी तरक्की और उन्नति कर चुके हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को हमने इतना पा लिया है, लेकिन हमको इतना जो सुख है वो मिल नहीं पा रहा। फिर वो बोलते हैं कि हमें जो सुख है वो बाहरी उन्नति से नहीं बल्कि हमें जो स्वयं की जो उन्नति है उससे मिलेगा। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि भाई हमारे भीतर है उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन है, वो मनुष्य का जो स्वभाव है वो है। तो इन्होंने कितनी ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है दो जी ने यहाँ पर लिखी है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात है सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि भाई हमारे भीतर है उच्च श्रृंखलता है, वो पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। फिर ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, किनका अनुमान है, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य का जो अनावश्यक अंग है उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की जो पशुता है वो भी लुप्त हो जाएगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। तो मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है, उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन है, वो मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के जो नाखून है का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है। उस दिन जो मनुष्य की जो पशुता वो भी लुप्त हो जाएगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है।
मनुष्य में जो घृणा है अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, वो दोदी जी ने यहाँ पर लिखी है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणासुरों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े बड़े आडंबरों के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में, अपने को सबके मंगल के लिए निःस्वार्थ भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजाद प्रवृत्ति का परिणाम है। जो उसके जीवन में सफलता को आना चाहती है, उसे काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो सफलता है और जो चरितार्थता है उसमें जो अंतर है वो है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणासुरों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबको मंगल के लिए निःस्वार्थ भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे नहीं बढ़ने देगा। इस तरीके से ये जो निबंध है, जितने भी इसकी जो महत्वपूर्ण जो वो है उद्धरण, वो यहाँ पर आ गए हैं। और इन उद्धरणों से बाहर है वो आपके जो एग्जाम में जो प्रश्न है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण उद्धरण थे और जो मैक्सिमम हो सकते थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो कोई भी टॉपिक है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम उससे संबंधित जो PYQ या MCQ है उसको सॉल्व नहीं कर सकें। क्योंकि PYQ और जो MCQ है उसी से हमको पता चलता है जो हमारी जो प्रश्न है वो आने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, और अभ्यास ही वो महत्वपूर्ण है जो हमको सफलता है उसकी ओर ले जाती है। तो इस जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित जितने भी PYQ हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, उनको हम देखते हैं आगे। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। तो जो पहली हमने जो स्लाइड है उसमें मैंने उल्लेखित भी किया था कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता। और कथन किसका है, ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी बोलते हैं कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा इनकी निबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता। और पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस कक्षा की शुरुआत में मैंने आपसे बोला भी था कि कोई भी कवि या जो गद्यकार है उससे संबंधित आलोचकों जो समीक्षकों की कथन है वो काफी महत्वपूर्ण क्या होते हैं। तो पहला ही प्रश्न है वो आप देख सकते हैं PYQ में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नहीं है। संस्कृतियों का संगम, साहित्य का नया कदम, महिलाओं की लोक लिखी कहानियां और भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोकधर्म। तो जो संस्कृति का संगम है ये द्विवेदी जी का निबंध है। साहित्य का नया कदम भी उन्हीं का ही है। महिलाओं की लिखी कहानी भी द्विवेदी जी का निबंध है। ये जो भारतीय साहित्य की प्राणधारा और जो लोक धर्म है ये जो निबंध है वो है नामवर सिंह का। ये निबंध किसका, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, ये है नामवर सिंह का। और ये जो निबंध है वो दूसरी परंपरा की जो खोज, उनका जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। दूसरी परंपरा की खोज,
निबंध संग्रह में ये संकलित है। दूसरी परंपरा की खोज जो निबंध संग्रह उनका, उसमें ये संकलित है। और ये जो दूसरी परंपरा की खोज के अंतर्गत जो है वो इसमें शामिल है भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म। कौन सा जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? विषाद युग, कल्पलता, आलोक पर्व और कोटज। तो जो कोटज है द्विवेदी जी का निबंध है, कल्पलता भी है, आलोक पर्व भी है। ये जो विषाद युग है ये द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, बल्कि जो विषाद युग जो निबंध संग्रह जो निबंध है वो है अन्य एक महत्वपूर्ण निबंधकार, ललित निबंधकार है, वो है कुबेरनाथ राय। यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात आपको जानना है कि हिंदी में जो ललित निबंधकारों की त्रयी है, हिंदी में जो ललित निबंधकारों की त्रयी है वो है ललित निबंधकार त्रयी। तो हिंदी में जो ललित निबंधकार की जो त्रयी है उसमें जो शामिल 3 ललित निबंधकार हैं उसमें एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अन्य 2 जो शख्स शामिल हैं उसमें एक है कुबेरनाथ राय और तीसरे हैं विद्यानिवास मिश्र। इनको हिंदी में ललित निबंध है उनकी त्रयी है वो बोला जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है कोटज के लेखक हैं वो कौन है? कोटज के जो लेखक है कौन है? तो कोटज के जो लेखक हैं, ये कोटज है वो द्विवेदी जी का एक निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है। तो कोटज के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये निबंधों की पंक्तियां हैं और इन निबंधों की पंक्तियों का संबंध वो किस निबंध से उसकी है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है और आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और साहित्य ही मनुष्य का जो लक्ष्य निबंध है उसमें उन्होंने इस बात को बोला है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का और इनका जो निबंध है कविता क्या है उसमें उन्होंने ये बात बोली है। कविता क्या है निबंध में? फिर साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट का और आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, ये जो कथन है वो है सरदार पूर्ण सिंह से। ये ऑप्शन गलत होगा, सरदार पूर्ण सिंह। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, वो निबंध है आचरण की सभ्यता का देश ही निराला। उस निबंध का नाम है आचरण की सभ्यता। और ये जो आचरण की सभ्यता है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये कथन किसका? द्विवेदी जी का। उन्होंने अपना जो निबंध मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य उसमें उन्होंने इस बात को बोला है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये शुक्ल जी का कोटेशन है, कविता क्या है निबंध से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट का है और आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला इस सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता निबंध से। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। हमने चर्चा भी की थी इससे पहले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र और जो कुबेरनाथ राय हैं ये ललित निबंधकारों की त्रयी है, ललित निबंधकार त्रयी है ये तीनों की तीनों। तो इसमें जो ललित निबंधकारों में शामिल नहीं है वो कौन है? वो है शुक्ल जी। लेकिन शुक्ल जी की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंध लिखने के साथ ही जो इन्होंने भाव जो मनोविकार परक निबंध है वो लिखे हैं, जो कि चिंतामणि में संकलित भी है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपरोक्त पंक्तियां वो निम्न में से किस निबंध से उद्धृत? एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपरोक्त पंक्तियां निबंध किस निबंध से उद्धृत है? शिव शंभू की चिट्टे, ये जो शिव शंभू की जो चिट्टे हैं ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है जो कि हास्य व्यंग्य विधा में संकलित है। नाखून क्यों बढ़ते द्विवेदी जी का निबंध है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है जो कि 8 भागों में संकलित है। और 8 उठ जाग मुसाफिर ये ललित निबंध है विवेकी राय का। तो ये जो पंक्तियां वो जाहिर सी बात है नाखून क्यों बढ़ते हैं उस निबंध से हैं। अब उन्होंने बोला है
नाखून क्यों बढ़ते हैं, निम्न से संबंधित जो निम्न कथन है उन पर विचार करना है। कुछ ही लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसे, उसे नाखूनों की जरूरत थी। तो पहला जो कथन है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। ये ऑप्शन सही है। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह उसकी भयंकर पाशवी प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 पहले का भारतवर्षी नाखूनों को जम के संवारता था। तो ये वाल्मीकि के रामायण से पता नहीं चलता, ये पता चलता है वात्सायन के कामसूत्र से। तो द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं उस निबंध में उल्लेखित किया कि वात्सायन का जो कामसूत्र है से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी है, वो नाखूनों को जमकर संवारता था। समस्त अधोगामी प्रवृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता हूं। समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यचित बनाया है, यह बात चाहूं तो नहीं भूल सकता। ये ऑप्शन सही है। विदर्भ देश के लोग इन दोनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विदर्भ देश के नहीं बल्कि जो गौड़ देश के जो लोग हैं उन दोनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य जो लोग हैं वो छोटे छोटे नाखूनों को। तो इस तरीके से हमारे जो ऑप्शन है, कौन से सही ऑप्शन है, ए, बी और जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो पहला ये ऑप्शन है ए, बी और जो डी है वो हमारा सही है। कितना डेप्थ में ये जो प्रश्न है वो पूछा गया है। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह प्रकट किया गया है? मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है, ये बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। उठ जाग मुसाफिर बेबी की राय का निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है वो है नामवर सिंह का, जो कि दूसरी परंपरा की जो खोज है उसमें संकलित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं द्विवेदी जी का, और उत्तर फाल्गुनी के आसपास ये जो ललित निबंधकार है कुबेरनाथ राय, उनका निबंध है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय, संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह की, जो कि दूसरी परंपरा की जो खोज है उसमें संकलित है। ये जो निबंध है वो है नाखून क्यों बढ़ते थे द्विवेदी जी का। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा को प्रशस्त किया है विद्या निवास मिश्र ने। यह कथन किस इतिहासकार का है? बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा को प्रशस्त किया विद्या निवास मिश्र ने, यह कथन किस इतिहासकार का है? शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र तिवारी। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा को प्रशस्त किया विद्या निवास मिश्र ने, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य और संवेदना की जो पुस्तक है उसमें इस बात को उल्लेखित किया है, और उन्होंने इसके अलावा बोला कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा द्विवेदी जी की जो निबंध है उनकी विशेषता है। इसके अलावा फिर वो बोलते हैं कि निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा है उसको प्रशस्त किया विद्या निवास मिश्र ने। बच्चन सिंह का बड़ी ही हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक महत्वपूर्ण है, वो है एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक उनकी हमने चर्चा की हुई थी, हिंदी का गद्य साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में अभी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों, रसायन वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों और भौतिक वैज्ञानिकों। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। मनोवैज्ञानिकों, रसायन वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों और भौतिक वैज्ञानिकों। तो इससे पहले की जो स्लाइड है उसमें प्रमुख उदाहरण के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाली मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। फिर जो लास्ट प्रश्न है, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना उन्मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्तियां वो किस निबंध की? ये जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसी की पंक्तियां हैं, और ये एग्जाम जो हुआ था शायद ये 2010 का जो 2024 जो दिसंबर की जो साइकिल थी उसी का एक प्रश्न है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी आई हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर
और मुख करके चलने वाली इन जातियों की सामान्य धर्म खोज न करना कोई ऊपर पंक्ति किसने। तो कविता क्या है, ये जो निबंध है वो शुक्ल जी का साहित्यिक जो आलोचनात्मक जो दृष्टि है उसको प्रतिपादित करता है। ये जो निबंध है वो 13 खंड है, उसमें विभाजित है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध 8 भागों में। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का ललित निबंध है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में इस बात को उल्लेखित किया। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कंप्लीट होता है। इसकी जो जितने भी महत्वपूर्ण आयाम है, लेखक से संबंधित, समालोचकों से संबंधित, उद्धरण से संबंधित और PYQ है, उनको संबंधित हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से आपको भविष्य में जब भी कोई प्रश्न आएगा द्विवेदी जी या ललित निबंधों से संबंधित या नाखून क्यों बढ़ते हैं संबंधित, तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम जल्दी कोई नई कक्षा के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।